हेलो गाइस, हम दोबारा आ चुके हैं डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के पार्ट 3 यानी कि लास्ट पार्ट के साथ। सो गाइस, पार्ट 3 शुरू करने से पहले पार्ट 1 और 2 का एक शॉर्ट रिकैप हो जाए। पार्ट 1 में हमने ये जान लिया था कि फ्रिट्ज जुकी ने 1930s में ये देखा कि कोमा क्लस्टर की गैलेक्सीज तो भाई अजीबोगरीब बिहेवियर दे रही हैं। अगर फिजिक्स उठाई जाए तो उनको तो टूट जाना चाहिए, नहीं टूटी, मतलब कहीं तो एक्स्ट्रा मास है। साइंटिस्ट ने सोचा अरे मेजरमेंट कर दिया होगा तुमने, एरर, पाई की वैल्यू गलत कर दी होगी, इसलिए आ रहा है। फिर इग्नोर। उसके बाद दोबारा से जब यही बार बार होता रहा तो एक्सेप्ट कर लिया गया, नाम दे दिया डार्क मैटर। लेकिन 1990s में जब ये देखा गया कि डिस्टिंक्ट सुपरनोवा के हिसाब से हमारा यूनिवर्स तो एकदम तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है, जबकि ग्रेविटी का पुल अंदर से आ रहा है तो उसको तो धीमे 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 स्लो स्लो होते होते बंद। ऐसा तो हुआ नहीं, यानी कि कहीं तो उसको फोर्स मिल रहा है। इग्नोर इग्नोर, चलो मेजरमेंट एरर है, पाई की वैल्यू गलत है, हटा दिया। फिर दोबारा से उसको एक्सेप्ट करा गया। क्यों? क्योंकि जब बार बार मेजरमेंट एरर आ रहा है तो ऐसा इम्पॉसिबल है, हर बार मेजरमेंट एरर आ ही नहीं सकता, यानी कि वहाँ पे कुछ तो है, नाम दे दिया डार्क एनर्जी। अब फ्रैक्शन निकालें तो 68% हमारी डार्क एनर्जी लेती है, 27% हमारा डार्क मैटर और 5% लेता है हमारा नॉर्मल मैटर। अब बात करें 1990s में जब डार्क मैटर की खोज हुई थी तो एक बात इंटरेस्टिंग है, डार्क मैटर में सब कुछ मेजरमेंट एरर बोल बोल के 1970s 80s तक बात लगाई गई, फिर जाके एक्सेप्ट किया गया। लेकिन डार्क एनर्जी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 1990s में ही हाइपोथेसाइज्ड हुई, 1990s में ही प्रूव हो गई कि हाँ भाई है। अब पार्ट 2 के बारे में हमने ये देखा कि डार्क मैटर एक ऐसा मैटर या फिर मास है जो ग्रेविटी डालता है लेकिन दिखता ही नहीं। कैसे पता चला? हाँ, वो आप स्टोरी में समझ ही गए। अब इसके स्टडी कैसे करते हैं? तो इसको दो टाइप से स्टडी किया जाता है। एक तो स्टार्स की स्पीड यानी कि उसके रोटेशन की स्पीड से कि वो गैलेक्सी के सैजिटेरियस ए का कितना चक्कर लगा रहा है, किस स्पीड में चक्कर लगा रहा है। और दूसरा है लाइट की बेंडिंग, यानी कि जब लाइट बेंड होती है, जैसे कि मान लीजिए मेरे सामने लाइट है, अब वो मेरे तक आएगी तो मेरे तक आने के लिए उसको किसी चीज़ पर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, तभी मैं वो चीज़ देख पाऊंगा। ठीक है, अगर सीधा मेरे सामने लाइट का सोर्स है तो फिर तो होगा नहीं, लेकिन अगर कोई चीज़ है तो उस पर रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास आएगी। अब उस पर रिफ्लेक्ट होगी तो फिर लाइट आने का और फिर वहां से मेरे पास आने का बनाएगी एक एंगल, और वही एंगल हम लोगों का लाइट की बेंडिंग हो जाएगी। और वही बात करें कि हमने पार्ट 2 में डार्क एनर्जी के बारे में क्या जाना, तो पार्ट 2 में हमने डार्क एनर्जी के बारे में ये जाना कि डार्क एनर्जी एक ऐसी एनर्जी या फिर फोर्स है जो कि हमारे यूनिवर्स को एक्सपेंशन में मदद करती है। और पार्ट 3 में आज हम ये जानेंगे कि इसके ऊपर साइंटिस्ट ने कौन कौन सी लैब्स बिठाई हैं और क्या क्या रिसर्चेस हुई हैं। ग्रैंड सेसो लैब ये एक ऐसी लैब है जो कि अल्ट्रा सेंसिटिव डिटेक्टर्स का यूज़ करती है, और ये लैब इटली में है। अब अल्ट्रा सेंसिटिव डिटेक्टर्स ऐसे काम करते हैं, जैसे मैंने क्लैपिंग की या फिर स्नूज किया तो क्या होगा, जो उसका जो वाइब्रेशन या उसका जो रिएक्शन होगा वो उस अल्ट्रा सेंसिटिव रिएक्टर या डिटेक्टर पर उसकी जो हाईएस्ट रीडिंग होगी ना, उसके भी ऊपर, मतलब उसके ही ऊपर चला जाएगा। इतना सेंसिटिव होता है वो, मतलब एक्सट्रीम लेवल सेंसिटिव। अब इतना सेंसिटिव होता है इसीलिए ये टाइनीएस्ट पार्टिकल का इंटरेक्शन मेजर कर पाता है, यानी कि विम्प को ढूंढ पाता है। लेकिन अभी तक साइंटिस्ट ने जो लेटेस्ट ब्रेक थ्रूज में बताया है कि भाई ये तो एक आध नैनो सेकेंड्स के लिए होता है, इसलिए हम पता भी नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी जल्दी होता है कि हमें पता ही नहीं चल पाता, और अगर पता चलता है तो हम उसको सही से ऑब्जर्व कर भी नहीं पाते। अब पता नहीं ये जो एटम्स होते हैं हवा में, उन्होंने खुद के अंदर कोई चेंज करा है या फिर ये सच में विम पार्टिकल ने किसी पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करा। और एक और लैब है, उस लैब का नाम है सन लैब, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर ही लिया था। ये एक LHC लैब है। तो इस लैब में कॉलिडर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कि पॉसिबिलिटी देते हैं किसकी, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कैंडिडेट्स की। अब एक और लैब है, उस लैब का नाम है स्नो लैब। तो ये लैब कनाडा में है और ये लैब नोवेल गैसेस जैसे एंगस्ट्रॉन और आर्गन का यूज़ करती है और इसका गोल है
कि टाइनियस्ट पार्टिकल इंटरेक्शन को मेजर करना। अब ये काम कैसे करती है? सो गाइस ये ऐसे काम करती है कि ये जो दो गैसेस हैं ये सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन करवाती है पार्टिकल्स में। तो जब ये दोनों गैस आती हैं तो पार्टिकल्स में होता है इंटरेक्शन, तो उसमें जो सबसे टाइनिएस्ट होगा, सबसे छोटा जो इंटरेक्शन होगा वो हमारा हो सकता है विम्प पार्टिकल हो सकता है विम्प ने किसी से इंटरेक्ट कर लिया हो, तो उसी को हमने नाम दे दिया विम्प पार्टिकल, हमें मिल गया है। फिर रिसर्च पेपर छप जाएंगे। लेकिन अभी जो रिसर्च पेपर और जो कुछ भी छप रहा है उसके हिसाब से भैया अभी तो हमें सिर्फ छोटी मोटी हिंट्स मिली हैं, और जो खुद से हमने रिजल्ट निकाला है वो तो भैया नल। अब ये तो भाई ऐसा चल रहा है कि पिकाचू जो एकदम रेयर लेवल का है वो हो चुका है इनविजिबल। अब भाई वो क्लूज देता जा रहा है हम लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी भी देता जा रहा है, लेकिन हमें भाई वो पिकाचू दिख ही ना रहा। अब डार्क एनर्जी के मैटर में तो हमने ये तो जान ही लिया था कि डिस्टिंक्ट सुपरनोवा से हमें ये पता चला। तो अभी साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, तो डिस्टिंक्ट सुपरनोवा अभी तक तो है नहीं, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग टाइप ला सुपरनोवा को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, CMB यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को पोलराइज कर रहे हैं, यानी कि उसकी पोलराइजेशन कर रहे हैं। फिर उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, प्लैंक सैटेलाइट्स और जैसी भी अपकमिंग सैटेलाइट्स हैं उनका यूज़ कर रहे हैं हमारे यूनिवर्स को जानने के बारे में। और गैलेक्सी के सर्वेज भी हो रहे हैं, यानी कि डेस मतलब डार्क एनर्जी सर्वे। अब एक टाइमलाइन देखिए, 1930s में फ्रिट्ज ज़ुकी ने देखा ये तो भाई मास मिसमैच कर रहा है। 1970s में वेरा रूबिन ने डार्क मैटर की पूरी हाइपोथेसिस लिख डाली। 1990s में डार्क एनर्जी हाइपोथेसाइज्ड भी हुई और डार्क एनर्जी प्रूव भी हो गई कि हाँ भाई है, कुछ कह नहीं सकते। अगर बार बार मेजरमेंट एरर आ ही नहीं सकता इस मैटर में, क्योंकि डिस्टिंक्ट सुपरनोवा को ऑब्जर्व करने पे यही पता चल रहा है कि वो भाई एक्सपैंड कर रहा है। अब बात करें विम्प नहीं, विम यानी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। तो इस मैटर में भी बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, लेकिन ये अभी सिर्फ हाइपोथेसिस है। तो ये एक ऐसी हाइपोथेसिस है जो ये कहती है कि विम्प या फिर एक्सन, ये दो जो पार्टिकल हैं इन दोनों में से कोई एक हो सकता है हमारा डार्क मैटर। अब एक थ्योरी है कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट क्विंस्टेंसेंस इवॉल्विंग द डार्क एनर्जी, मतलब जैसे कि कांस्टेंट तो हो गया एक फिक्स चीज़, तो कॉस्मोलॉजी में जो भी फिक्स्ड है यानी कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट क्विंस्टेंसेंस यानी कि उनका जो क्विंस्टेंसेंस है वो हमारे डार्क एनर्जी को कर रहा है इवॉल्व। अब एक और चीज़ है जिससे कि हमारे डार्क एनर्जी को पढ़ा जाता है, लेकिन वो एक इंस्ट्रूमेंट है और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है डेसी। डेसी ये क्या होता है? क्या ये वही डेस से रिलेट करता है? हाँ रिलेट तो करता है, लेकिन उसके ही जैसा प्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि डेसी का मतलब होता है डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट। अब ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक ऐसा होलोग्राफिकल इमेज बनाता है हमारे गैलेक्सीज की एक थर्ड डायमेंशन में, जिससे हमारे साइंटिस्ट देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि इतना बढ़ चुका है हमारा यूनिवर्स। अब बात करें इसके ऊपर लेटेस्ट ब्रेक थ्रूज और हिंट्स की, तो लेटेस्ट ब्रेक थ्रूज और हिंट्स में लुक्स ज़ेपलिन और एंगस्ट्रॉन 1T जैसी हाईटेक लैब्स में तो हमें सिर्फ इतना ही पता चला है कि छोटे मोटे जो एक आध नैनो सेकेंड्स के रिएक्शन होते हैं भैया वही होते हैं। अब उनको हम ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते, इसलिए हम ये भी नहीं कर सकते कि एटम ने ही अपने अंदर कोई छेड़छाड़ करी या फिर विम्प ने सच में किसी पार्टिकल से करा है इंटरैक्ट। अब एक सवाल तो आपके मन में पहले की बात सुन के आ रहा होगा, क्या? अब वो सवाल ये हो सकता है कि होलोग्राफिकल इमेज वो कैसी होती है? तो आप लोगों में से जिसने भी मार्वल की मूवीज़ देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि ओबाई स्ट्रिप का यूज़ करके कैसे हमारा टोनी स्टार्क करता है टाइम ट्रेवल। तो उसी टाइम ट्रेवल की हेल्प से उसने थैनोस को हराया, इन्फिनिटी स्टोन्स लिए। तो जब वो ये सारा प्लानिंग बना रहा था तो उसने एक होलोग्राफिकल इमेज बनाई थर्ड डायमेंशन में, पूरा उसने ओबाई स्ट्रिप को देखा। तो उसी हिसाब से एक थर्ड डायमेंशन में एक होलोग्राफिकल इमेज बनाते हैं डेसी का यूज़ करके। अब बात करें कि ये हमारे यूनिवर्स को शेप कैसे करते हैं, तो देखिए
अगर डार्क मैटर नहीं, ना तो कॉस्मिक वेब, ना ही गैलेक्सीज का क्लस्टर, ना ही हमारे स्टार्स। डार्क एनर्जी नहीं, गैलेक्सीज हो जाएंगी आपस में कोलैप्स और हमारा यूनिवर्स एक्सेलरेट होगा नहीं अपने एक्सपेंशन में। अब बात करें कि ये ह्यूमैनिटी के लिए मैटर क्यों करती हैं। ये ह्यूमैनिटी के लिए ऐसे मैटर करती हैं। देखिए, अगर हमें यूनिवर्स को समझना है तो क्या क्या ज़रूरी है। गैलेक्सीज समझ लो, स्टार्स के बारे में समझ लो, कॉस्मिक वेब समझ लो, और फ्यूचर प्रेडिक्शंस यानी कि एस्ट्रोलॉजी जो कि हिंदुज्म में आती हैं। अब फिजिक्स में जनरल रिलेटिविटी, स्टैंडर्ड मॉडल्स और नई फिजिक्स जैसे कि हमारी क्वांटम मैकेनिक्स। सो अब बात करें टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी में कंप्यूटिंग हो गई, रोबोटिक्स हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब फिजिक्स और टेक्नोलॉजी बनाई किसने? इंसान ने। अब फ्यूचर प्रिडिक्शंस तो तभी होंगी ना जब इंसान होगा, ठीक है और यूनिवर्स का एक्सेलरेशन को तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि डार्क एनर्जी है ही नहीं, ख़त्म। तो एक न्यूज़ आएगी 2027 में कि डार्क एनर्जी रिटायर हो चुकी है, हमें माफ़ करना, डार्क एनर्जी ने अपने इंटरव्यू में ये बोला है। और फिर एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से टकरा जाती है। तो अब हमें ये तो पता है कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जब स्पेस में जाते हैं फिर वापस आते हैं तो उनको 1 महीने के लिए क्वारंटीन कर दिया जाता है, ताकि एंड्रोमेडा गैलेक्सी या फिर यूनिवर्स का कोई भी बैक्टीरिया बैक्टीरिया यूनिवर्स में भी बैक्टीरिया होता है, हाँ होता है। यूनिवर्स में डस्ट पार्टिकल्स और वो सब होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे बैक्टीरिया और वायरसेस भी होते हैं। बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं, इसलिए उनको क्वारंटीन कर दिया जाता है 1 महीने के लिए, ताकि किसी और को वो वायरस ना लग जाए। और फिर उनके पूरी मेडिकल चेकअप होता है कि भाई तुम कौन सा नया माल मसाला लेकर आए हो अर्थ पे, और फिर उन्हीं तक रहता है अगर लेकर आए हो तो अगर ऐसा हुआ, वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि डार्क एनर्जी अभी है, लेकिन अगर ऐसा हुआ और डार्क एनर्जी रिटायर हो गई तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी का अगर कोई भी वायरस और स्ट्रांग होके हमारी अर्थ पे आ गया तो फैलेगा पैंडमिक, जैसे कोरोना के टाइम पे फैला था। तो अगर वैसा फिर से हुआ तो इस टाइम पे तो वो अर्थ का है ही नहीं भाई, वो मिल्की वे गैलेक्सी का ही नहीं है। तो हम उसको, मतलब कि हमारे साइंटिस्ट भी उसको बारे में सर्च नहीं कर पाएंगे, उसका नहीं ढूंढ पाएंगे एंटीडोट। अब एंटीडोट में तो उसके डेड पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन डेड पार्टिकल्स करने के लिए भी तो कुछ ढूंढना पड़ेगा ना, लेकिन वो तो हम ढूंढ भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो दूसरी गैलेक्सी का होगा। तो इंसान तो सारे ख़त्म। यानी कि डार्क एनर्जी हमारे लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड्रोमेडा गैलेक्सी अगर हमसे टकरा गई तो फिर उसका कहीं वायरस हम अर्थ पे ना आ जाए, ठीक है। अब बात करें डार्क मैटर की, तो भाई जैसा कि आपने वो स्टोरी सुनी थी पार्ट 2 में, तो उस स्टोरी के हिसाब से हाइड्रोजन और हीलियम के पार्टिकल्स से हम लोग बने और डार्क मैटर ने करवाया इन दोनों का फ्यूजन। तो अगर डार्क मैटर ही ना हो तो ना उनका फ्यूजन होता ना हम लोग होते। तो ये हमारी यूनिवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब बात करें इसके रिसर्च पेपर्स की, तो वो आपको अवर लर्नेक्स व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल जाएंगी, और उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल ही जाएंगे। ये उन रिसर्च पेपर में से एक रिसर्च पेपर है, और ये सबसे पहला रिसर्च पेपर है जो कि फ्रिट्ज ज़ुकी ने अपने में डाला था। और आप अगर इसकी पीडीएफ देखना चाहें तो यहाँ पे आप पीडीएफ भी देख। ये डार्क एनर्जी का सबसे पहला रिसर्च पेपर है जो कि लेट 90s में छपा था, और आप इसको देख सकते हैं कि जब डिस्टिंक्ट सुपरनोवा को ऑब्जर्व करा गया था तो ये सब हमें पता चला।